तो हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं आपके प्यारे चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। ठीक है, सो जैसा कि आपको पता है कि हमने ऑलरेडी हमारा 11th बायोलॉजी का बैच शुरू कर दिया है और जिसमें हमारा कौन सा लेसन चल रहा था, 13th लेसन, जिसका नाम क्या है, दैट इज रेस्पिरेशन एंड एनर्जी ट्रांसफर। ठीक है, रेस्पिरेशन एंड एनर्जी ट्रांसफर के बारे में हम लोग बहुत सारी चीजें डिस्कस कर रहे थे। ओके, सो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को 2 लेक्चर बना दिए हैं। ठीक है, 2 लेक्चर ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। जिसने नहीं देखा है वो जाके पहले उन 2 लेक्चर्स को देखेगा, क्योंकि मैंने बहुत सारी बेसिक चीजें बात की है। और साथ ही जो लेसन है ना, ये एक स्टेप वाइज लेसन है। अगर आप पहले की चीजें नहीं देखोगे तो आपको आगे की चीजें नहीं समझ में आएंगी। सही है, जैसे आप फॉर एग्जांपल एक सीढ़ी है तो आपको आगे की सीढ़ी चढ़ने से पहले की सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है ना, वैसे ही ये लेसन भी है। ये एक स्टेप वाइज लेसन है, इसमें बहुत सारे स्टेप्स हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आपको पहले की जो चीजें हैं वो आप लोगों को पहले पढ़नी पड़ेंगी, उसके बाद आगे की चीजें आप लोग को और बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी। क्लियर है, समझ में आया? तो हम लोग ये लेसन में आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, दैट इज क्रेब्स साइकिल के बारे में। ठीक है, इसके पहले हम लोग ने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा हुआ है, इसके पहले हम लोग ने कनेक्टिंग लिंक पढ़ा हुआ है। तो आज हम लोग किसके बारे में डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा क्रेब्स साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे और ईटीसी के बारे में कोशिश करेंगे उसको भी खत्म करने की। ठीक है, सो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको एक छोटी सी अनाउंसमेंट, एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं कि हमारा जो JR ट्यूटोरियल्स का एप्लीकेशन है वो लाइव हो चुका है प्ले स्टोर के ऊपर। तो जिसने अभी तक डाउनलोड नहीं किया वो जाके उस ऐप को डाउनलोड कर लेगा। बहुत ही सिंपल सा एप्लीकेशन है, बहुत ही कम एमबी का एप्लीकेशन और बहुत ही यूजफुल है, क्योंकि वो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन है। और तो और उसमें बहुत सारे क्विज़ेस आ रहे हैं आप लोग के लिए, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स आने वाले। तो सारी की चीजें जाके फटाफट क्या कर लेना, वहां पे डाउनलोड कर लेना उस ऐप को। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है मेरे पूरे सेशन के थ्रू, तो आप डायरेक्टली आके मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करके वहां पे पूछ सकते हैं, वहां पे भी आप मेंबर बन सकते हैं। क्लियर है, समझ में आ रही बात? तो आपको कोई भी डाउट होता है, कुछ भी चीज नहीं समझ में आती है, तो आओ वहां पे, मैं आपको इजीली सारी की सारी चीजें वहां पे समझा सकता हूं। यहाँ पे कमेंट सेक्शन में समझाना पॉसिबल नहीं होता क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स होते हैं ना वहां पे, सो आप वहां पे आ सकते हैं। ठीक है, ये मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है। क्लियर है, इतनी बातें क्लियर है? तो मेरा जो नोटिस देना था वो हो गया है। अब मुझे आप लोग को आज बहुत सारी नई चीजें डिस्कस बतानी है, बहुत नई चीजें समझानी है कि क्या होता है क्रेब्स साइकिल, क्या होता है ईटीसी। मैंने आप लोग ग्लाइकोलाइसिस ऑलरेडी समझा रखा है। सही है, सो उन्हीं कंसेप्ट्स को आगे लेते हुए बढ़ेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट स्टेप पे। ठीक है, क्या क्या पढ़ रखा है हम लोग ने? ठीक है, हम लोग ने क्या क्या पढ़ रखा है? हम लोग ने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ रखा है, ये मैंने आप लोग को लास्ट लेक्चर में पढ़ाया हुआ था। ठीक है, सही बात है। क्या मैंने बोला था कि आपका जो ग्लूकोज है वो आगे चल के कन्वर्ट होता है और आगे लास्ट में क्या बन जाता है हमारा, पाइरुवेट। क्या बन जाता है? पाइरुवेट बन जाता है। अब ये पाइरुवेट किसके अंदर एंटर करेगा? माइटोकॉन्ड्रियन के अंदर एंटर करेगा। माइटोकॉन्ड्रियन मतलब क्या? इट इज अ सिंगुलर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। सो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर करेगा, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक स्टेप चल रही है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रेब्स साइकिल। लेकिन क्रेब्स साइकिल जो है वो इस पाइरुवेट को एक्सेप्ट नहीं करता, बोलता भाई मुझे पाइरुवेट नहीं चाहिए। तो क्रेब्स साइकिल में मुझे पाइरुवेट नहीं चाहिए, मतलब इसको मुझे किसी दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट कराना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग ने पढ़ी थी दैट इज कनेक्टिंग लिंक। ठीक है, कनेक्टिंग लिंक मतलब क्या कि इस पाइरुवेट को मैं कन्वर्ट करवा रहा था इस एसिटाइल को एंजाइम ए में। ठीक है, पाइरुवेट किस में कन्वर्ट हो रहा था? एसिटाइल को एंजाइम ए में कन्वर्ट हो रहा था। सही है, अब ये जो एसिटाइल को एंजाइम है ये एंटर कर जाएगा किसके अंदर? क्रेब्स साइकिल के अंदर। सही बात है। तो अब हम लोग क्या पढ़नी है, दैट इज क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल को और भी कुछ नाम है। ठीक है, क्रेब्स साइकिल को हम लोग TCA साइकिल भी बोलते हैं। ठीक है, TCA साइकिल भी कहा जाता है, दैट इज ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, या फिर इसे हम लोग सिट्रस साइकिल भी बोलते हैं, जो कि आप लोग के बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है। तो अगर किसी भी नाम से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, सिट्रस साइकिल पूछ दिया, क्रेब्स साइकिल पूछ दिया या फिर TCA साइकिल पूछ दिया, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि हाँ ये एक ही चीज के नाम है। सही है, तो क्रेब्स साइकिल में क्या होने वाला है सबको पता है। ठीक है, क्रेब्स साइकिल में क्या होने वाला है अभी तक कि आपका एसिटाइल को एंजाइम ए आया हुआ है। ठीक है, एसिटाइल को एंजाइम ए आया हुआ है। अब वो एंटर करेगा कुछ सीरीज ऑफ साइक्लिक कंपाउंड के एक्सचेंज में, मतलब यहां पे बड़े सारे कंपाउंड्स आएंगे और वो एक साइक्लिक फॉर्म में चेंज होंगे। समझ में आ रही बात? मतलब ये किसी फॉर्म में चेंज होगा, फिर वो किसी फॉर्म में चेंज होगा, ऐसे चेंज होते होते वापस से सेम प्रोडक्ट बना देंगे। इसी को हम साइकिल बोलते हैं ना। ठीक है, अपन ने इसी को साइकिल बोला है। जैसे हम लोग ने फोटोसिंथेसिस में पढ़ा हुआ है C3 साइकिल, C4 साइकिल, तो उसमें क्या था, आपका जो RUBP था वो वापस रीजनरेट हो जाता था। वैसे यहां पे जो भी चीज होगी वो वापस क्या हो जाएगी, रीजनरेट हो जाएगी। ठीक है, सब देखो क्रेब्स साइकिल में बहुत सारे बच्चों को डर लगता है कि उनको नाम नहीं याद होते। क्रेब्स साइकिल में बड़े सारे कंपाउंड्स है ना, तो उनको नाम नहीं याद होते। तो मैं आप लोगों को एक छोटा सा ट्रिक बताता हूं। ठीक है, मुझे भी मेरे टीचर ने बताया, तो मैं भी आप लोगों के साथ वो ट्रिक शेयर करना चाहता हूं। उससे आप लोग को वो नाम, जितने भी नाम है ना, वो याद रखने में थोड़ा आसानी होगा। तो आप लोग क्या याद रखना है, देखो आप लोग को याद रखना है एक समोसा। ठीक, क्या याद रखना है आप लोग को? एक समोसा याद रखना है, और आपको क्या करना है, इस समोसे को काटना है। ठीक है, आपको क्या याद रखना है, इस समोसे को काटना। तो आप लोग को एक नाम याद रखना है, दैट इज समोसा काटो। ठीक है, और इसकी स्पेलिंग कैसे याद रखनी है आप लोग को, दैट इज समोसा। ठीक है, समोसा काटो। समझ में आ रही बात? ठीक है, के को मैं उधर ही लिख देता हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं यहां पे।
ये स्पेलिंग याद हो जाएगा, दैट इज समोसा। सा को सी ए लिखो और के से काटो। क्लियर है? अब यहां से इस मिनेमोनिक से हम लोग पूरा का पूरा क्रेब साइकिल याद करने वाले हैं। समझ में आई बात? तो स्टार्ट करें बताओ। ठीक है, चालू करते हैं आज हम लोग अपना क्रेब साइकिल। तो इसको मैं थोड़ा सा साइड में लिखना चाहता हूं। ठीक है, एक सेकंड, मैंने तो इसको मिटा दिया है, तो मैं थोड़ा सा साइड में लिखना चाहता हूं। चलेगा यहाँ पे? ठीक है, यहाँ पे चलेगा, हो जाएगा। चलो, तो सबसे पहले हम लोग अपने मिनेमोनिक को स्टार्ट करेंगे। आप लोगों को एक चीज याद रखनी है कि आपको अपना मिनेमोनिक नीचे से शुरू करना है। ठीक है, आपको कहां से शुरू करना है? ये नीचे से शुरू करना है, और इसको हम लोग ऐसे ऊपर घूमते हुए जाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है? दैट इज समोसा का स। ठीक है, स मो। ठीक है, स मो सा। ठीक है, सी ए समोसा, और लास्ट यहां पे क्या आएगा आपका? काटो। ठीक है, समोसा काटो। हो गया ये स्पेलिंग, दैट इज SMOCAK। ठीक है, अब यहां पे मैं आप लोग को नाम बताता हूं। सबसे पहले यहां पे आएगा सक्सीनेट। ठीक है, एस से क्या आता है? दैट इज सक्सीनेट। सही है? ठीक है, एम से आता है मैलेट। ठीक है, एम से आता है मैलेट। ठीक है, ओ से आता है ऑक्सैलो एसिटेट। ऑक्सैलो एसिटेट। ठीक है, इसे आप ऑक्सैलो एसिटेट भी लिख सकते हो या फिर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड भी लिख सकते हो। एसिड और एसिटेट मैंने आप लोगों को बताया ना, सेम होता है। ठीक है, आप पाइरुवेट भी लिखते थे और पाइरुविक एसिड भी लिखते थे, सही, सेम वही चीज होती है। तो यहां पे आप ऑक्सैलेट भी लिख सकते हो या फिर ऑक्सैलिक एसिड भी लिख सकते हो। सो ये OAA होता है, वही OA जो हम लोग ने C4 साइकिल में पढ़ा था, याद है? OAA अपना जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड बन रहा था। सही है, उसके बाद हम लोग ने पीछे देखो PEP पढ़ा था। सही है, PEP क्या था? फॉस्फो इनोल पाइरुवेट, जो कि प्राइमरी एक्सट्रैक्टर था C4 प्लांट में। तो देख रहे हो, बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जो आपके रेस्पिरेशन में मिल रहे हैं और फोटोसिंथेसिस मिल रहे हैं। सही बात है? ठीक है, तो ये हो गया आपका, एक हो गया आपका सक्सीनेट, एक आपका मेलेट, एक आपका दैट इज ऑक्सैलो एसिटेट। सी से आता है सिट्रेट। सी से क्या आएगा? सिट्रेट। ठीक है, सिट्रेट के बाद आता है ए। ठीक है, ए से आपको क्या लिखना है? ए से आपको याद रखना है एकोनिटेट। ठीक है, लेकिन एकोनिटेट के आगे आपको सिस लगाना है, तो इट इज अ सिस एकोनिटेट। ठीक है, सिस एकोनिटेट, यहां पे एक आर लगा दो। ठीक है, फिर के से क्या है? आप लोगों को याद रखना है अल्फा कीटो ग्लूकारेट। अल्फा कीटो, ओके, तो मिटा देते। ठीक है, अल्फा कीटो ग्लूकारेट। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया? ये इतने नाम याद हो जाएंगे। ये नाम कैसे याद होंगे आपको? इससे, समोसा काटो से। ठीक है, इस समोसा को लिया और मैंने काट दिया। ये मैंने अपने टीचर से सीखा है, तो मैं आप लोग को दे रहा हूं। ठीक है, सो क्या है? समोसा। ठीक है, और काटो। आप लोगों को चीजें कहां से शुरू करनी है? नीचे से शुरू करनी है और आपको ऊपर तक ऐसे जाना है। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया? अच्छा, ये मैं क्रेब साइकिल मिटा दूं या फिर मैं साइड में लिख दूं? चलेगा कोई? क्योंकि यहां पे मुझे और भी चीजें बनानी है, तो मैं इसको यहां लिख देता हूं। ठीक है, चलेगा ना? ये यहां पे मैं लिख देता हूं। अब मुझे क्या करना है? देखो, इसके बीच में आप लोग को और कुछ जो कंपाउंड है ना उसको फिक्स करने। ठीक है, इसके बीच में आपको कुछ थोड़े बहुत कंपाउंड और फिक्स करने। कौन कौन से फिक्स करने मैं आप लोगों को बताता हूं। देखो, पहले इसको थोड़ा सा साइड देते। देखो, सक्सीनेट, ये आपका सक्सीनेट है ना, तो इसके पहले आप लोगों को याद रखना है कि सक्सीनेट के पहले आपको एक और कंपाउंड लगाना है जिसको हम लोग बोलते हैं सक्सिनाइल CoA। ठीक है, याद हो जाएगा? सक्सीनेट है तो सक्सीनेट से पहले क्या आ जाएगा आपको? सक्सिनाइल CoA। ठीक है, सक्सीनेट से पहले क्या आ जाएगा आपका? सक्सिनाइल CoA। साथ ही साथ वैसे ही सिट्रेट है। ठीक है, तो सिट्रेट के बाद क्या है? सिस एकोनेटेट। इसके बाद याद रखना है आप लोग को, सिट्रेट से याद रखना है। ठीक है, सिट्रेट से यहां पे क्या आ जाएगा? दैट इज आइसोसिट्रेट। ठीक है, आइसोसिट्रेट, ये हो जाएगा याद। ठीक है, क्या हो जाएगा? देखो, सिट्रेट, सिस एकोनेटेट और आइसोसिट्रेट, इससे लिंक कर लो। सिट्रेट से आइसोसिट्रेट लिंक कर लो और बीच में एक सिस एकोनेटेट को डाल दो क्योंकि ये समोसा वाला है। सही है, फिर यहां पे क्या है? कीटो ग्लूकारेट, ये हो जाएगा। यहां के बाद क्या है? सक्सीनेट, सक्सीनेट कोएंजाइम है। फिर क्या है? सक्सीनेट। अब देखो, सक्सीनेट क्या है? सक्सेस, इसको सक्सेस से याद करो। सक्सेस, तो उसके पहले थोड़ी सक्सेस मिले। उसके बाद क्या है? मैलेट। ठीक है, अब मैलेट क्या है? मैलेट मैला। ठीक है, मैलेट मतलब क्या? मैला, बहुत, कोई इंसान बहुत मैला है। ठीक है, तो उसके पहले थोड़ा वो कम मैला होगा, थोड़ा फीका होगा। सही है, तो यहां पे आप लोग को एक कंपाउंड और आएगा जिसको हम लोग बोलते हैं दैट इज फ्यूमारेट। कौन सा कंपाउंड आ जाएगा? फ्यूमारेट। क्लियर है? इतने ही कंपाउंड हम लोग को पढ़ने हैं। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं इसके अंदर बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं और भी। सही है, तो यहां पे एक बार इसका क्या कर ले लो आप लोग? स्क्रीनशॉट पकड़ लो, फटाक से ले लिया। चलो आ जाओ। अब देखो क्या होगा?
ये जो सिस ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है ये सिट्रेट में कन्वर्ट होने वाला है, ये सिट्रेट सिस एकोनेटेड में, सिस एकोनेटेड आइसोसिट्रेट में, फिर ये अल्फा कीटोग्लूकानेट में, फिर अल्फा कीटोग्लूकानेट सक्सेनाइल कोएंजाइम में, फिर ये किस में कन्वर्ट होगा, सक्सिनेट में, फिर सक्सिनेट फ्यूमारेट में, फ्यूमारेट मेलेट में, और ये वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ठीक है, या फिर ऑक्सैलो एसिटेट में। क्लियर है? अब देखो यहां से अब आप बोलोगे सर कि हमारा कोएंजाइम ए जो बनाया था हम लोग ने, दैट इज एसिटाइल कोएंजाइम है, वो कहां एंटर करेगा? सो आपका जो एसिटाइल कोएंजाइम है वो एंटर करेगा आपके इस ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के बीच में, ठीक है, ये जो आपका OAA वाला ग्रुप है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड या फिर ऑक्सैलो एसिटेट है, यहां पे एंटर करेगा। तो जब ये दोनों मिलेंगे तो आपका क्या बनता है, दैट इज सिट्रेट, ठीक है, क्या बनेगा आपका, सिट्रेट। क्लियर है? इतना समझ में आ रहा है, ठीक है, इतना आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, क्लियर होगा यहां तक। उसके बाद देखो क्या होगा, उसके बाद अब आपको NAD निकालना है, ठीक है, NADH2 निकालना है और FADH2, यहां से दो चीजें बनती है, एक आपका NADH2 और एक आपका FADH2। तो कहां पे होगा, देखो कहां पे निकलता है, आप लोग कैसे याद रखना, देखो किसी भी चीज को जब आप काटते हो, ठीक है, जब भी किसी भी चीज को आप काटते हो तो उसके अंदर से एनर्जी निकलती है, उसके अंदर से क्या निकलती है, एनर्जी निकलती है। तो आपको याद रखना जैसे ये काटो, ठीक है, ये कोई नाइफ की तरह है, तो नाइफ को अगर आप जैसे कहीं से भी किसी भी चीज को काट रहे हो तो नाइफ के लेफ्ट साइड से भी एनर्जी निकलेगी और राइट साइड से भी एनर्जी निकलेगी। तो वैसे ही आपको यहां से भी याद रखना है कि जब जो आपका कीटोग्लूकानेट इसके पहले भी क्या होगा, एक NAD आएगा, ठीक है, और वो कन्वर्ट हो जाएगा दैट इज NADH2 में, ठीक है, एक आपका NAD आएगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा दैट इज NADH2 में। साथ ही साथ यहां पे भी इसके इस साइड भी दैट इज एक NAD कन्वर्ट होगा दैट इज एक NADH2, सही है, ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, एक NADH2 में। क्लियर है? उसके बाद जब आपका सक्सिनेल कोएंजाइम ए कन्वर्ट होगा सक्सिनेट में, जब आपका सक्सिनेल कोएंजाइम ए कन्वर्ट होगा सक्सिनेट में, तो यहां पे एक और चीज बनती है जिसको हम लोग GTP बोलते हैं। देखो यहां पे क्या होता है, कुछ ऐसा सा लिखा होगा आपकी बुक में, यहां पे एक GDP कन्वर्ट होता है GTP में। अब आप लोग बोलोगे सर ATP सुना है, ये GDP क्या होता है, हमारे देश का कुछ ये है क्या, फाइनेंस से रिलेटेड है क्या? नहीं बच्चों, ये GDP भी क्या है, एक ATP की तरह ही है। जैसे एक GDP का मतलब होता है एक ATP, तो आगे चल के इसे आप कन्वर्ट कर सकते हो, यहां से आप डायरेक्ट इसको ये क्या बना देगा, एक ATP से, सॉरी, एक ADP से वापस एक ATP बना देगा। तो कुछ नहीं है, एक GTP मतलब भी एक ATP ही होता है, इस दोनों अराउंड सेम होते हैं, सही है। तो यहां पे क्या बना आपका सक्सिनेल कोएंजाइम में, उसके बाद जब आप सक्सिनेट बनाओगे, ठीक है, जब आप सक्सिनेल कोएंजाइम में से सक्सिनेट बनाओगे तो आपका क्या निकलेगा, एक ATP निकलेगा, सही है। अब ये ATP डायरेक्ट निकला है, क्या बोल रहा हूं मैं, ये ATP डायरेक्ट निकला। देखो NADP मैंने क्या बोला था कि आपका जो NADP है अब ये जाएगा किसके अंदर, दैट इज CTS साइकिल के अंदर जाएगा, ETC साइकिल के अंदर जाएगा, और वो ETC साइकिल के अंदर इसका ATP बनेगा, सही है। तो ये इनडायरेक्ट फॉर्म में ATP निकलेगा, सो इट इज अ एनर्जी सोर्स, लेकिन ये इनडायरेक्टली फॉर्म में, लेकिन यहां पे डायरेक्टली आपका एनर्जी बन गया। सो इस टाइप की एनर्जी को जो आपका डायरेक्टली फॉर्म हो रहा है इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज सबस्ट्रेट लेवल फोटोफॉस्फोरेशन। फोटोफॉस्फोरेशन का मतलब क्या है कि आप एक फॉस्फोरस का जो ग्रुप है उसको ऐड कर रहे हो, ठीक है, एक फॉस्फोरस का ग्रुप क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो। तो यहां पे भी ऐड होगा, यहां पे भी ATP बनेगा और यहां पे भी ATP बनेगा, लेकिन ये कौन सा लेवल है, इट इज अ सबस्ट्रेट लेवल, ठीक है। तो कहीं मैं लिख दूं, कहां लिखे, जगह तो यहां पे नहीं है, चलो यहां लिख देते हैं, इट इज अ सबस्ट्रेट लेवल फोटोफॉस्फोरेशन, फोटोफॉस्फोराइजेशन। क्लियर है, समझ में आ गया, ठीक है, इतना समझ में आ गया। सबस्ट्रेट लेवल फोटोफॉस्फोरेशन कौन सा है, ये वाला जो ATP फॉर्म हो रहा है ना, इट इज अ सबस्ट्रेट लेवल फोटोफॉस्फोरेशन। इतना बातें क्लियर है। और तो और एक और चीज याद रखना आप लोग को कि जब भी आपका यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, जब भी आपका H2 ऐड होता है, रिडक्शन होता है, साथ ही साथ आपका ऑक्सीडेशन भी होता है, हम लोग ने कनेक्टिंग लिंक में पढ़ा था, सही है। तो यहाँ पे जैसे जैसे यहाँ पे ये होगा रिडक्शन होगा, साथ ही साथ यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी होता है, मतलब यहां से एक मॉलिक्यूल ATP का सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड का निकलता है और यहां से भी एक मॉलिक्यूल आपका कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज हो जाता है। तो देखो एसिटाइल कोएंजाइम में 2 कार्बन का कंपाउंड है, ठीक है, एसिटाइल कोएंजाइम में 2 कार्बन का कंपाउंड है। तो हमको क्या करना है, हमको इसको जलाना है और इसको कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में निकालना है। तो एक कार्बन डाइऑक्साइड यहां से निकल गया, एक कार्बन डाइऑक्साइड यहां से निकल गया, हो गया पूरी तरीके से कन्वर्जन, सही है। तो यहां पे इतना समझ में आ गया। फिर नेक्स्ट क्या होगा, देखो जब आपका यहां से कन्वर्जन होगा तो कुछ नहीं निकलेगा, लेकिन जब आपका मैलेट ऑक्सैलो एसिटिक एसिड वापस बनेगा, ठीक है, वापस बनेगा, तो यहां से एक NADH2 निकलता है, ठीक है, यहां से क्या निकलता है, एक और, दैट इज NAD से क्या फॉर्म होगा, एक NADH2, ठीक है, एक वापस क्या फॉर्म होगा, दैट इज NADH2। और एक और चीज याद रखनी है, जब आपको देखो सक्सिनेट से फ्यूमारेट बनता है, जब आपका सक्सिनेट से फ्यूमारेट बनता है तो यहां पे देखो ये F चीज, एक F है, ठीक है, F वाली चीज है, तो यहां से एक और F वाली चीज निकलती है, दैट इज F N नहीं
FAD रहेगा, ठीक है, वो कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज FADH2। ये भी क्या है, NADP जैसा ही कंपाउंड है। ये जो FADH2 लिखा ना मैंने, ये भी क्या है, NADH2 जैसा ही कंपाउंड है। लेकिन आगे चल के जो आपका NADH2 है ना, एक NADH2 से 3 मॉलिक्यूल ऑफ ATP निकलेगा और एक FADH2 से 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP निकलेगा। सही है, तो वैसा ही कंपाउंड है, बस इसके अंदर क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। समझ में आई बात, ठीक है। ये आपका क्रेब्स साइकिल, इतना ही आप लोग को समझना है क्रेब्स साइकिल के अंदर, और ज्यादा कुछ भी आप लोग को जानने की जरूरत नहीं है। क्लियर है, याद हो जाएगा। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग, ठीक है, फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब इसके आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, देखो इसके आगे हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं पता है क्या, जितना भी हम लोग को एटीपी मिलने वाला है उसको एक बार कैलकुलेट कर लेते कि भाई कितना एटीपी मुझे मिल रहा है, कहां से कितना एटीपी मिल रहा है। तो आ जाओ सबसे पहले अपन कैलकुलेशन कर लेते। अच्छा एक और बात है, यहां से मैंने एक एसिटाइल कोएंजाइम में घुसाया है तो इतनी प्रोसेस चली है, लेकिन एसिटाइल कोएंजाइम में कितने बनते हैं, 2 बनते हैं ना। ध्यान दो, यहां पे कितने एसिटाइल कोएंजाइम में बनते हैं, 2 बनते हैं। तो इसका जितना भी प्रोडक्ट आया ना, सबको हमको डबल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम एक के लिए कैलकुलेशन करेंगे, फिर उसको क्या कर लेंगे, थोड़ा सा डबल कर लेंगे। क्लियर है, तो आ जाओ। ये मैंने ऑलरेडी बना के रखा था, ठीक है, मुझे लगा था कि मेरा जो डायग्राम है वो थोड़ा सा खिचड़ी बच जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा अच्छे से बना के रखता हूं, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ी वैसे, तो चलो इसको अपन भूल जाएंगे। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, थोड़ा सा बैलेंस शीट टैली कर लेते हैं आपके एटीपी के लिए। अब आप लोग सोचोगे सर कॉमर्स कहां से पढ़ाने लगे, देखो एटीपी कितना बना है, कितना खर्च हुआ है, वो सब हम लोग को जानना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाओ बना लेते हैं कितना एटीपी खर्च हुआ। देखो याद करो, अगर मैं बात करूं NADH2 की, तो कितने NADH2 बने हैं, ठीक है। एक बना था आपके, 2 बने थे वैसे, कनेक्टिंग लिंक में अपन 2 बने थे, लेकिन पहले अपन एक एक का काउंट करेंगे फिर उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो आपका एक NADH2 कहां बना था, दैट इज आपके कनेक्टिंग लिंक वाले में, ठीक है। जब आपका कनेक्टिंग लिंक चल रहा था तो वहां पे बना था, मतलब जब आपका पायरुवेट कन्वर्ट हो रहा था एसिटाइल को एंजाइम ए में, ठीक है, इसको मैं सिर्फ ए लिखता हूं, ए में, ठीक है। आपका जब पायरुवेट कन्वर्ट हो रहा था एसिटाइल को एंजाइम ए में, तब एक मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 बना, सही है, एक मॉलिक्यूल NADH2 बना। साथ ही साथ आपके क्रेब्स साइकिल में कहां गया, आपका जो क्रेब्स साइकिल है इसके अंदर कितने NADH2 बने, एक यहां बना है, एक यहां बना है और एक यहां बना है, तो टोटल कितने NADH2 हो गए, 3 NADH2, ठीक है। तो एक मॉलिक्यूल यहां से, और अगर मैं क्रेब्स साइकिल की बात करूं तो कितने मॉलिक्यूल हो गए, 3 मॉलिक्यूल हो गए। तो टोटल कितने NADH2 बने हैं, तो टोटल 4 मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 बने हैं, ठीक है, 4 मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 बने हैं। क्लियर है। तो अगर मैं 4 को यहां से एक NADH2 मॉलिक्यूल से 3 एटीपी बनेंगे, तो 4 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो कितने एटीपी बन जाएंगे, टोटल 12 एटीपी, ठीक है। कितने एटीपी निकल गए, 12 एटीपी, सही है। उसके बाद FADH2 की बात करूं तो FADH2 कितना बना है, एक ही बना था आपके, सिर्फ और सिर्फ क्रेब्स साइकिल में एक ही FADH2 बना था, ये वाला, सही है। तो आ जाओ, ठीक है, अगर मैं FADH2 की बात करूं तो आपके क्रेब्स साइकिल में ही बना था वो, ठीक है, कहां बना था, क्रेब्स साइकिल में ही, और सिर्फ कितना बना था, एक मॉलिक्यूल, सही है, एक मॉलिक्यूल। तो एक FADH2 के मॉलिक्यूल से 2 एटीपी बनते, तो इसको मैं अगर मल्टीप्लाई कर दूं 2 से तो कितना हो जाएंगे, 2 एटीपी, सही है। पहले कितना था, 12, अब कितना हो गया, 2, तो 12 प्लस 2 कितना हो गया, टोटल 14 एटीपी। कितना निकल गया मुझे, 14 एटीपी निकल गया। और साथ ही साथ यहाँ पे डायरेक्टली तो बना था एक एटीपी, यहाँ पे डायरेक्टली भी तो फॉर्म होता है, ये वाला नहीं, ये वाला डायग्राम, हाँ, एक एटीपी यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्म हुआ था, इट इज अ सबस्ट्रेट लेवल एटीपी फॉर्मेशन, इट इज सबस्ट्रेट लेवल फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो यहाँ पे एक एटीपी अपने को डायरेक्टली मिला था, तो अपना कितना हुआ था अभी तक, 15 हुआ था, ठीक है। इसमें एक एटीपी और जोड़ लो, प्लस 1 एटीपी और कर लो, तो टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल दैट इज 15 एटीपी, सही है। अब ये जो 15 एटीपी है, ये एक एसिटाइल को एंजाइम है, यानी एक जो आपका पायरुवेट था उससे हम लोगों को 15 एटीपी मिला, लेकिन हम लोग, हमारे पास पायरुवेट कितने हैं, 2 पायरुवेट है, सही है। तो मैं इसको क्या करूंगा, 2 नंबर से मल्टीप्लाई कर लूंगा, तो टोटल कितने एटीपी बन गए हमारे पास, 30 एटीपी, ठीक है। अभी कितने एटीपी आ गए हमारे पास, 30 एटीपी आ गए, सही है। यहां तक समझ में आ गया, 30 एटीपी का कहानी समझ में आ गया, 30 एटीपी कैसे बना। अब उसके बाद आ जाओ ग्लाइकोलाइसिस में, कहां गया, ग्लाइकोलाइसिस में। अब देखो ग्लाइकोलाइसिस में क्या हुआ था, 2 एटीपी यहां पे खर्च हुए थे, कहां गए, एक एटीपी यहां खर्च हुआ और एक एटीपी यहां खर्च हुआ, तो आपके 2 एटीपी खर्च हुए हैं, ठीक है। लेकिन बने कितने हैं, बनते देखो कितने हैं, ध्यान सुनो, ठीक है। यहां पे 2 एटीपी बनता है और यहां पे वापस कहां गया, यहां पे वापस 2 एटीपी बनता है, दिख रहा है, ठीक है। 2 एटीपी यहां बन रहा है और 2 एटीपी यहां बन रहा है, तो टोटल एटीपी कितने बन रहे हैं, 4 एटीपी बन रहे हैं, ठीक है। टोटल एटीपी कितने बन रहे हैं, 4 एटीपी, और खर्च कितने हो रहे हैं, 2, तो माइनस कर लो, 4 - 2, 4 एटीपी माइनस 2 एटीपी, तो कितने बचे, 2 एटीपी आपके यहां मिल गए, ठीक है, 2 एटीपी आपके यहां मिल गए। साथ ही साथ इस रिएक्शन में 2 NADH2 भी बनता था, कहां गया, आपके 2 NADH2 बनता था, सो 2 NADH2
ठीक है, एक NADH2 से कितना मॉलिक्यूल निकलेगा, 3 मॉलिक्यूल ATP निकलेगा, तो 2 इंटू 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज 6। सही है, 6 ATP बन गए, तो 6 ATP, ठीक है, ये 6 ATP ये वाले और 2 ATP ये वाले, तो टोटल कितने ATP हो गए, 8 ATP। मतलब आपके ग्लाइकोलाइसिस से कितने ATP निकल रहे हैं, 8 ATP। ठीक है, आपके ग्लाइकोलाइसिस से कितने ATP निकल रहे हैं, 8 ATP। अब उस वहां पे 30 बने थे, ठीक है, वहां पे 30 बने थे और आपके प्लस कर दो इससे 8, ये 8 कहां से आए आपके ग्लाइकोलाइसिस से। सही है, टोटल कितने एटीपी हो गए, दैट इज 38 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी। क्लियर है, समझ में आ गया। ठीक है, समझ में आ गया कि हाउ एटीपी कितने कहां से बन रहे थे। ठीक है, टोटल कितने एटीपी बने हैं, दैट इज 38 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी का फॉर्मेशन यहां पे हुआ है। क्लियर है, ये समझ में आ गया। तो फटाफट क्या करो, सब लोग इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लेंगे। ठीक है, सब लोग क्या ले लेंगे, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आप लोग को भी अपने बुक में नोट डाउन करने के लिए थोड़ा सा आसानी हो जाए। क्लियर है, तो हम लोग ने क्रेब्स साइकिल तक पढ़ लिया। ठीक है, हम लोग ने क्रेब्स साइकिल तक पढ़ लिया। हम लोग ने क्या सीख लिया भैया, NADH2 बनाना सीख लिया और FADH2 बनाना सीख लिया। सही है, अब हम लोग ETC में करेंगे क्या, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन में हम लोग क्या करने वाले हैं कि इसी NADH2 से अब हम लोग निकालेंगे अपना ATP। ठीक है, अब हम लोग ATP निकालना, अभी तो मैंने सिर्फ आपको कैलकुलेट करके बता दिया ना, लेकिन असल में ATP कैसे निकलती है वो सारी चीजें आज हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, किसके अंदर, अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रिएक्शन में, या फिर इसे हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। या फिर आप ट्रांसपोर्ट बोलो, ट्रांसफर बोलो, कोई दिक्कत की बात नहीं। क्लियर है, तो क्या होगा, कहां चलती है प्रोसेस, सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया, और ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड होती है ना, इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया की फोल्डेड होती है। तो इसी इनर मेम्ब्रेन की, जो इनर मेम्ब्रेन होता है ना, इसी पे यहां पे ऐसे चेन रिएक्शन चलती है, इसी को हम लोग बोलते हैं दैट इज ETC। तो कहां चल रही है, ये इनर मेम्ब्रेन पे चल रही है। कहां चल रही है, ये इनर मेम्ब्रेन पे। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इस इनर मेम्ब्रेन को थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा, ताकि आप लोग को चीजें समझ में आए। ठीक है, तो आ जाओ पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये क्या है, आपका आउटर मेम्ब्रेन है, और इसके अंदर क्या है, आपकी इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, यहां पे आपका इनर मेम्ब्रेन, ये आपका क्या है, इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड होती है, लेकिन मैं सीधा बना रहा हूं। अब देखो, सबको पता है कि हमारे बॉडी में या फिर किसी की बॉडी में जितने जो भी मेम्ब्रेन्स है, ठीक है, जो मेम्ब्रेन्स है वो फॉस्फोलिपिड की बनी हुई होती है। ठीक है, किसकी बनी हुई है, वो फॉस्फोलिपिड की, और हमेशा फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होता है। ये मैंने आप लोगों को फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में भी समझाया था कि फॉस्फोलिपिड हमेशा क्या होता है, बाइलेयर होता है। सही है, फॉस्फोलिपिड क्या होता है, बाइलेयर होगा। सही है, तो ये जो एक मेम्ब्रेन है ये 2 लेयर से बनी हुई होगी। सही है, जो एक मेम्ब्रेन है कितने लेयर से बनी है, 2 लेयर से बनी है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ऐसे बना सकता हूं, फॉर एग्जाम्पल दिस इज 1 मेम्ब्रेन और इसके नीचे ये एक मेम्ब्रेन। सही है, ये दोनों इसकी इनर मेम्ब्रेन ही है, लेकिन ये एक लेयर है फॉस्फोलिपिड की और ये दूसरी लेयर है। सही है, इसके अंदर क्या है, ये आपका मैट्रिक्स है, ये आपका मैट्रिक्स है। ठीक है, ये जो दोनों है, ये जो दोनों साइड है ना, ये दोनों साइड, ये आपका क्या है, इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। अब मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने क्यों अलग अलग बनाया, क्योंकि हमारी जो ETC वाले चेन रिएक्शन है वो किसके अंदर चल रही है, इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर ही चल रही है। सो इस इनर मेम्ब्रेन को मुझे खोल के देखना पड़ेगा कि इसके अंदर ऐसा क्या हो रहा है। तो मुझे पता है कि ये इनर मेम्ब्रेन किससे बनी है, दैट इज फॉस्फो बाइलेयर से बनी है, लिपिड की। सो ये बाइलिपिड की लेयर कितनी होती है, 2 लेयर होती है, तो मैंने 2 लेयर बना दी। ये आपकी क्या है, आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है। ठीक है, ये क्या है, आपका इंटर मेम्ब्रेन, ये वाला जो स्पेस है दैट इज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। क्लियर है, समझ में आ गया, खाली खाली जगह है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। यहां तक आप, आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आ रही है। ये वाला स्पेस, ठीक है, ये वाला स्पेस है ना, इट इज अ इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। क्लियर है, समझ में आ गया कितना कहां स्ट्रक्चर है। अब इसके अंदर कॉम्प्लेक्स रखे होते हैं बच्चों। ठीक है, इसके अंदर क्या रखे होते हैं, कॉम्प्लेक्स रखे होते हैं, बड़े सारे अलग अलग प्रकार के। ठीक है, अलग अलग प्रकार के कॉम्प्लेक्स इसके अंदर पड़े होते हैं। तो देखो, इसका नेमिंग थोड़ा सा सीख लो। सबसे पहले, ठीक है, याद रखो, सबसे पहले जो कॉम्प्लेक्स रखा होगा, इट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर 1। ठीक है, इट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर 1। फिर उसके बाद यहां पे जो कॉम्प्लेक्स रखा है, इट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर 3। ये कौन सा नंबर है, 3। देखो, ऐसे ही नेमिंग है इसका। ठीक है, तो आप लोगों को ऐसे ही याद रखना पड़ेगा कि सबसे पहला क्या पड़ा है, 1 पड़ा हुआ है, दूसरा क्या है, 3 पड़ा हुआ है। फिर यहां पे, ठीक है, यहां पे आपके मैट्रिक्स में घुसा हुआ है ये वाला कॉम्प्लेक्स, इसको अपन बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर 2। ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर 2। और आपका जो लास्ट वाला कॉम्प्लेक्स है वो आपके इस साइड पड़ा हुआ है, यहां पे, इट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर 4। समझ में आ गई। ठीक है, ये कितने कॉम्प्लेक्स है, टोटल 4 कॉम्प्लेक्स है।
ये वाला 1, ये वाला 2, इट इज 3 एंड इट इज 4। ये टोटल कितने कॉम्प्लेक्स हैं? 4 कॉम्प्लेक्स यहां पे पड़े हुए रहते हैं। अब देखो इसका नाम क्या है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। मतलब यहां पे किसका ट्रांसपोर्ट होने वाला है? इलेक्ट्रॉन्स का। किसका ट्रांसपोर्ट होने वाला है? यहां पे इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसपोर्ट होने वाला है। क्लियर है? सो कैसे इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, कौन आएगा, वो थोड़ा सा हम लोग आ जाओ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या होगा, जो आपका कॉम्प्लेक्स 1 है, यहां ध्यान करो, यहां पे आएगा आपका NaDH2। ठीक है, यहां पे क्या कौन आएगा? आपका NaDH2। और ये टूट जाएगा। ये देखो, ये इसी दिन के लिए फॉर्म हुआ था, ये यहां पे टूटने के लिए ही फॉर्म हुआ था। दो चीजें बनेंगी, एक आपका NaD, ठीक है, प्लस यहां पे आपका हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, साथ ही साथ यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन फॉर्म हो जाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे? यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन फॉर्म हो जाएंगे। सही है, सही बात है, ठीक है। इनको इलेक्ट्रॉन मिलते तभी तो ये आगे चलकर रिएक्शन करते हैं ना। सो यहां पे जब जैसे ही ये आपका NaDH2 वाला मॉलिक्यूल टूटेगा तो ये क्या बना देगा? दैट इज NaD बना देगा। ठीक है, साथ ही साथ एक H पॉजिटिव बन जाएगा और यहां पे क्या बच जाएगा? दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन को इस कॉम्प्लेक्स के अंदर फेंका जाएगा और सबसे पहले इसको कैच करेगा। दैट इज एक कंपाउंड रहेगा जिसका नाम है हम लोग FMN। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? FM। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया? ये कंपाउंड है, क्या आ गया? FMN। इसके पास क्या आ गया? ये इलेक्ट्रॉन आ गया। सही है। अब ये यहां से फेंका फेंकी शुरू हो गई। जैसे हम लोगों ने देखो पहले लाइट रिएक्शन में पढ़ा था फोटोसिंथेसिस में, उसमें भी क्या होता था कि एक इलेक्ट्रॉन लेता था आपका फोटो सिस्टम, 1 इलेक्ट्रॉन लेता था, फिर वो दूसरे को फेंकता था, PQ को फेंकता था। ठीक है, फिर PQ जो था आपका प्लास्टोक्विनोन था, वो आगे फेंकता था। सही है, तो यही चीज हम लोग यहां पे भी पढ़ने वाले हैं। बस आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कैसे होगा वो सारी चीजें हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। क्लियर है? सो आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ यहां से। ठीक है, अब ये किसको ट्रांसफर होगा? ध्यान से सुनो, इलेक्ट्रॉन आ कहां से रहा है ये आपको हमेशा पता होना चाहिए कि आपका इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहा है। तो एक आपका इलेक्ट्रॉन कैसे बना, आपको हमेशा याद रखना है कि आपका इलेक्ट्रॉन बन कैसे रहा है, कैसे बना है। एक आपका ये है आपका NaDH2। ठीक है, NaDH2 टूटेगा। जब NaDH2 टूटेगा, ठीक है, जब आपका NaDH2 टूटेगा तो यहां से एक मॉलिक्यूल बनेगा NAD का। सही है, एक H+ रिलीज होगा और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। सही है, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ लेगा कौन? FMN। ठीक है, कौन पकड़ लेगा? FMN पकड़ लेगा और फिर ये ट्रांसफर करेगा दैट इज FeS को। ठीक है, ये किसको ट्रांसफर करेगा? यहां पे दूसरा मॉलिक्यूल है जिसको बोलते हैं हम लोग FeS को। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? ठीक है, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद ये किसको ट्रांसफर करेगा? दैट इज UQ को। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है दैट इज यूबिक्विनोन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? यूबिक्विनोन। क्लियर है? इसके पास इलेक्ट्रॉन आ गए, ये वाले इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गए। फिर नेक्स्ट क्या होगा? ध्यान से सुनो, फिर ये किस में ट्रांसफर होगा? ये कन्वर्ट होगा दैट इज यूबिक्विनोन H2। ठीक है, क्या कर रहा है? ध्यान से सुनो, ये क्या कर रहा है? यहां से जो H+ रिलीज हो रहा है, ये जो H+ रिलीज हो रहा है, ये यूबिक्विनोन इसको पकड़ ले रहा है। ठीक है, ये यूबिक्विनोन क्या कर रहा है? इस H+ को पकड़ ले रहा है और किसमें कन्वर्ट हो रहा है? दैट इज यूबिक्विनोन H2 में। ठीक है, किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है? यूबिक्विनोन H2 में। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया आप लोग को? साथ ही साथ ये जो FMN ये क्या करता है पता है? ये भी एक H पॉजिटिव को लेता है। ठीक है, और यहां से उठा के इस इंटरमेम्ब्रेन वाली स्पेस में फेंक देता है। ठीक है, इस इंटरमेम्ब्रेन वाली स्पेस में यहां पे एक H पॉजिटिव फेंक देता है। देखो, जैसा मैंने हम लोग ने लाइट रिएक्शन में पढ़ा था कि लाइट रिएक्शन में भी इलेक्ट्रॉन चल रहे थे और उनका मेन काम क्या था कि भैया जो ये क्या बोलते थे, ल्यूमिन था ना थैलाकॉइड का, तो उस ल्यूमिन के अंदर हमको हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ानी थी। मैंने आप लोग को पढ़ाया था, जिसमें पढ़ा है उसको समझ में आएगा कि उसके अंदर हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ानी थी। सेम चीज यहां पे भी हम लोग करनी है, सेम चीज हम लोग करनी है। हम लोग इलेक्ट्रॉन को इधर से इधर फेंकेंगे और ये इलेक्ट्रॉन्स को फेंकने के साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, जितने भी H+ यहां पे है ना, इन सारे H+ को हम लोग इस स्पेस में डाल देंगे। सही है, जितने भी H+ है हम लोग कहां डाल देंगे? इसको इस स्पेस में डाल देंगे। सही है, जिसके वजह से यहां पे एक पोटेंशियल ग्रेडियंट जनरेट हो जाएगा। पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब क्या कि एक चीज की पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज की कंसंट्रेशन एक जगह पे ज्यादा हो और एक जगह पे कम हो। सही है, अगर किसी भी चीज की कंसंट्रेशन एक जगह पे ज्यादा होगी और एक जगह पे कम होगी तो मैं बोल सकता हूं कि यहां पे ग्रेडियंट बन गया। सो यहां पे मुझे क्या बनाना है? दैट इज ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं उसको? पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्लियर है? समझ में आ गया? सो क्या हुआ, कहां तक पढ़ा मैंने कि भैया एक आपका NaDH2 आएगा। ठीक है, वो ब्रेक डाउन हो जाएगा एक FAD में, H+ में और 2 इलेक्ट्रॉन में। ये 2 इलेक्ट्रॉन को कौन पकड़ लेगा? आपका FMN पकड़ लेगा और ये किसमें कन्वर्ट कर लेगा? दैट इज FeS में। किसमें हो जाएगा? दैट इज कन्वर्ट FeS में। अब ये FeS किसको फेंकेगा? इलेक्ट्रॉन यूबिक्विनोन को। सही है, यूबिक्विनोन क्या करेगा? इसके पास इलेक्ट्रॉन है, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? दैट इज यूबिक्विनोन H2। मतलब ये क्या करेगा? एक H1 यहां से एक हाइड्रोजन और पकड़ लेगा। सही है, अब ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? दैट इज साइटोक्रोम B में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? साइटोक्रोम B में। ठीक है, समझ में आएगा? और उसके बाद साइटोक्रोम B वापस किसमें कन्वर्ट होगा? FeS में, और FeS वापस किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? दैट इज साइटोक्रोम C1। ठीक है, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ये साइटोक्रोम C1 में। साथ ही साथ ये जो हाइड्रोजन था ये इसी के साथ यहां पे ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, जो हाइड्रोजन इसने पकड़ा था ना यूबिक्विनोन ने, ये क्या हो जाएगा? इसी के साथ इस वाले स्पेस में ट्रांसफर हो जाएगा। क्लियर है? इतना समझ में आया?
इतना समझ में आया? इससे ज्यादा आप लोगों को ज्यादा कुछ समझना नहीं है, ठीक है। इससे ज्यादा आप लोग को आई होप इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। समझ में आया यहां तक, ठीक है। अब देखो क्या होगा नेक्स्ट, ये जो साइटोक्रोम C1 है, यहां से ये आपका जो इलेक्ट्रॉन है ये किसमें अंदर ट्रांसफर होगा, दैट इज साइटोक्रोम C1 में, ठीक है। किसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा? साइटोक्रोम C1 में। और फिर ये साइटोक्रोम C1 किसमें पहुंचेगा यहां पे, दैट इज साइटोक्रोम C में। सर ये C में है, ये सॉरी ये C है, क्या बोला मैंने, गलती हो गई, कोई बात नहीं। देखो यहां पे क्या बोला मैंने, ये आपका साइटोक्रोम C1 था, अब ये ट्रांसफर करेगा इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम C में, ठीक है। ये कौन सा कंपाउंड है, साइटोक्रोम C। उसके बाद ये ट्रांसफर करेगा आपके इलेक्ट्रॉन्स को, दैट इज साइटोक्रोम A में, ठीक है। किसमें ट्रांसफर करेगा, आपका साइटोक्रोम A में। और फिर ये इलेक्ट्रॉन किसमें आ जाएगा, दैट इज साइटोक्रोम, ओके, ये इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे साइटोक्रोम A3 में। यहां तक समझा? क्या चेन चली है, कौन सी चेन की रिएक्शन चली है? क्या बोला मैंने, आपका एक सबसे पहले आपका ये NADH2 टूटा, ठीक है। वहां से 2 मॉलिक्यूल बने, एक आपका 2H बना और एक आपका H बना, ठीक है। इस H को भी यही लोग पकड़ेंगे और कहां फेंक देंगे, इस इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में फेंक देंगे, ठीक है। यहां पे इस स्पेस में फेंकेंगे। साथ ही साथ यहां पे ये इलेक्ट्रॉन को यहां पे ट्रांसफर करेगा, तो सबसे पहले FMN था, ये ट्रांसफर करेगा दैट इज FES के पास। फिर FES क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा दैट इज UQ के पास। UQ क्या है, दैट इज यूबिक्विनॉन। फिर यूबिक्विनॉन इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की वजह से यहां से एक हाइड्रोजन और पकड़ लेता है, यहां से एक हाइड्रोजन और पकड़ लेता है और ये क्या बना लेता है, दैट इज UQH2 यानी यूबिक्विनॉन H2। क्लियर है? फिर ये किसमें ट्रांसफर करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, दैट इज साइटोक्रोम B में, सही है। अब साइटोक्रोम B और साइटोक्रोम साइटोक्रोम B में ट्रांसफर होगा, फिर वो किसमें इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा, दैट इज FES में। और FES किसमें ट्रांसफर करेगा, दैट इज साइटोक्रोम C1 में। और इसी पाथ के थ्रू ये लोग क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन को किसमें डाल देंगे, इस इंटस्ट जो आपका मेम्ब्रेन है, ठीक है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, उसके अंदर क्या करेंगे, इस हाइड्रोजन को डाल देंगे। समझ में आया? अब इलेक्ट्रॉन बचा, इलेक्ट्रॉन का आगे ट्रांसफर कैसे होगा, इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा, ठीक है, ये किसमें जाएगा, दैट इज साइटोक्रोम C में। फिर साइटोक्रोम C किसमें चला जाएगा, कॉम्प्लेक्स 4 में घुस जाएगा। किसके अंदर घुस जाएगा, वो कॉम्प्लेक्स 4 के अंदर घुस जाएगा। और यहां पे किसमें क्या बन जाएगा, ये साइटोक्रोम साइटोक्रोम A। और फिर साइटोक्रोम से इलेक्ट्रॉन किसके अंदर जाएगा, दैट इज साइटोक्रोम A3 में। किसमें जाएगा, A3 में। अब इलेक्ट्रॉन वापस किसके अंदर आ जाता है, इस मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है। साइटोक्रोम जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो वापस किसमें घुस जा रहा है, इस मैट्रिक्स के अंदर। और इसका वेट कौन कर रहा था, इसका वेट कर रहा था यहां पे ऑक्सीजन, ठीक है। कौन इसका वेट कर रहा है यहां पे, ऑक्सीजन। देखो ऑक्सीजन क्या कर रहा है पता है, एक ऐसे समझ लो, एक ऐसा रस्सी फेंका है यहां से ऐसे रस्सी है और यहां से इस रस्सी को ऐसे खींच रहा है, सही है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन ये किसके पास आ गया, यहां पे ऑक्सीजन के पास आ गया। ऑक्सीजन को यहां से इलेक्ट्रॉन मिला, ठीक है। और इस स्पेस में हाइड्रोजन बहुत सारा है ना, तो इस हाइड्रोजन को पकड़ेगा, ठीक है, इस हाइड्रोजन को पकड़ेगा और यहां से क्या फॉर्म कर देगा, दैट इज H2O। तो अब देखो यहां पे हमें क्या करना था, हमारा मकसद क्या था कि हमें हाइड्रोजन की जो ये है कॉन्सेंट्रेशन है उसको यहां पे इंक्रीज करना है, सही है। तो इसके 2 तरीके हो सकते हैं, या तो आप यहां पे इंक्रीज करते जाओ, जो कि हम लोग ऑलरेडी कर रहे थे। और एक और तरीका है कि इसके अंदर आप क्या करो, हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन कम कर दो। अगर मैं इसके अंदर हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन कम करूंगा तो भी तो इसके अंदर हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी ना, तो भी इसका जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है, जो डिफरेंस है, वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो यहां पे भी यही होता है, इस इलेक्ट्रॉन को यूज करके आपका ये जो ऑक्सीजन है ये एक्ट करेगा, ये रिएक्ट करेगा किसके साथ, इस हाइड्रोजन के साथ, और ये कन्वर्ट क्या बना लेगा, यहां पे वाटर बना लेगा, सही है। यहां पे क्या फॉर्म हो जाएगा, वाटर फॉर्म हो जाएगा। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया? अब आप लोग बोलोगे सर इसका क्या काम है, इस कॉम्प्लेक्स 2 का क्या काम है। देखो इसका काम सेम है, जो काम कॉम्प्लेक्स 1 ने किया वही काम वो भी करेगा। बट यहां पे ये क्या था, NADH2 लेके किया था, ये क्या करेगा, FADH2 लेके करेगा, FADH2, ठीक है। FADH2 टूटेगा कुछ पार्ट्स में, दैट इज FAD में टूटेगा, फिर आपके H+ में टूटेगा, और साथ ही साथ क्या आएंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ठीक है। साथ ही साथ क्या आएंगे, इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस है, एक डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कौन कैच कर रहा था, प्राइमरी एक्सेप्टर कौन था इलेक्ट्रॉन का, दैट इज FMN। लेकिन ये नहीं बोलता भैया मुझे FMN की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट किसमें कन्वर्ट कर देता है, दैट इज FES में, ठीक है। ये किसको डायरेक्ट भेज देता है, FES में। बाकी स्टेप सेम है, बाकी सारे स्टेप सेम है। ये FES में गया, फिर FES किस में जाएगा, दैट इज यूबिक्विनॉन में जाएगा, ठीक है। फिर यूबिक्विनॉन क्या करेगा, यहां से यूबिक्विनॉन एक हाइड्रोजन को पकड़ लेगा यहां से, और ठीक है, इस हाइड्रोजन को पकड़ा और फिर ये किसमें कन्वर्ट हो गया, दैट इज साइटोक्रोम B में चला गया, और इसी हेल्प से यहां से एक और H+ को वहां पर भेज देंगे। समझ में आ रही बात? तो यहां से भी, अच्छा यहां से भी एक H+ जाएगा, ठीक है। यहां से जब इसको खींच रहा है ना, तो यहां से भी एक H+ जाएगा। लेकिन बस आपका जो सेकंड कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स नंबर 2, वो हाइड्रोजन को नहीं भेज पाता, क्योंकि देखो ये मैट्रिक्स के अंदर घुसा हुआ है ना, ये यहां पे पहुंच ही नहीं पा रहे। समझ में आ रही बात? तो ये जो तीनों पहुंचे हुए, ये क्या करेंगे, हाइड्रोजन को यहां पे
हाइड्रोजन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो यहाँ पे इंक्रीज कर देंगे, चाहिए हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन वहां पे इंक्रीज कर देंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आपकी हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन और कम करने के लिए हम लोग ने क्या फॉर्म कर दिया, वाटर फॉर्म कर दिया। हम लोग ने क्या फॉर्म कर दिया, वाटर फॉर्म कर दिया। क्लियर है, समझ में आया, यहां तक समझ में आया। अब देखो, अब हम लोग का जो एटीपी है वो कैसे फॉर्म होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन का मेन रिजल्ट क्या होना चाहिए, एटीपी। एटीपी बनाओ ना भैया, तो एटीपी कैसे बनेगा वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मेरे को यहां पे एक स्पेस चाहिए थोड़ा सा, तो मैं इसको मिटा रहा हूं, चलेगा। ये आप लोग ने नोट डाउन कर लिया, ठीक है। थोड़ा सा नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में नोट डाउन कर लेना। मेरे को थोड़ा वो चीजें मिटानी है, ठीक है। पॉज कर लो, नोट डाउन कर लो। क्लियर है, कर लिया, ठीक है। आ जाओ, इसको मुझे थोड़ा सा मिटाना है। अब देखो यहां पे और क्या होगा, यहां पे एक कॉम्प्लेक्स लगा होगा बच्चों, ठीक है। यहां पे एक कॉम्प्लेक्स लगा होगा जिसको हम लोग बोलते हैं F1 F0 पार्टिकल, ठीक है। जिसको हम लोग कॉम्प्लेक्स 5 भी बोल सकते हैं। कुछ ऐसा सा और कुछ ऐसा सा, ठीक है। कुछ ऐसा सा यहां पे क्या लगा हुआ रहता है, एक और कॉम्प्लेक्स लगा रहता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये आपका F1, सॉरी ये आपका F0 है, ये आपका F0 और ये आपका F1, ठीक है। F1 F0 पार्टिकल, क्लियर है, समझ में आई बात। ऑल्सो आपका जो F1 वाला पार्टिकल है ना, इसी को एक और नाम है, इसी को हम लोग बोलते हैं एटीपी सिंथेटेज। इसका क्या नाम है, एटीपी सिंथेटेज। अब तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा इसका फंक्शन, सही है। सो ये वाला इसका नाम क्या है, दैट इज एटीपी सिंथेटेज। तो ये क्या करेगा, देखो जो F1 F0 पार्टिकल है ये क्या करेंगे, ये रास्ता देंगे हाइड्रोजन को वापस मैट्रिक्स के अंदर आने के लिए। ये वाला आपका पोजीशन, ये वाला मैट्रिक्स है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वाली एरिया, ठीक है। सो इट इज अ मैट्रिक्स। तो इसके अंदर आना है इन लोग को, क्योंकि देखो बाहर हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा हो गई है, H+ की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा हो गई है और अंदर H+ की कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई है, सही है। तो ये कहां आने की ट्राई करेंगे, हमेशा चीजें हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन मूव होगी, ठीक है। हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो कौन रास्ता देगा उनको आने का, ये रास्ता देंगे। ये एक प्रोटीन है, एंजाइम है, ठीक है। एंजाइम क्या होता है, एक टाइप का प्रोटीन ही होता है ना। तो ये क्या करेंगे, बोलेंगे अच्छा तुझे अंदर आना है, ठीक है, मैं तुझे रास्ता देता हूं, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, यहां से एक ऐसा रास्ता बना देंगे, एक ऐसा रास्ता बना देंगे जिसकी वजह से जितने भी H पॉजिटिव हैं, जितने भी H पॉजिटिव हैं वो सारे के सारे इन रास्तों के थ्रू, ठीक है, जितने भी H पॉजिटिव है सारे के सारे इन रास्तों के थ्रू क्या आ जाएंगे, वापस मैट्रिक्स के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। किसके अंदर आ जाएंगे, मैट्रिक्स के अंदर आ जाएंगे। अब देखो आप लोगों को पता है कि कोई भी चीज जब एक जगह पे रहती है तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती है। जैसे मैं बोल रहा हूं ना, यहाँ पे पोटेंशियल ग्रेडियंट था, तो इसके अंदर कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है। जब वही चीज मूव करना स्टार्ट करेगी, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह वो मूव करना स्टार्ट करेगी, तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी आ जाती है, काइनेटिक एनर्जी। ऐसा समझ लो तुम लोग, इसके अंदर कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। तो आपका ये जो एटीपी सिंथेटेज है, दिस इज द एटीपी सिंथेटेज, इसका फंक्शन क्या है, इसी काइनेटिक एनर्जी को यूज करके, ठीक है, इसी एनर्जी को यूज करके वो क्या बना देगा, एडीपी को लेगा, ठीक है, आईपी को लेगा। आईपी मतलब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐसे घूम रहा होगा, उसको विद द हेल्प ऑफ दिस एनर्जी, विद द हेल्प ऑफ दिस काइनेटिक एनर्जी क्या बना देगा, दैट इज एटीपी। क्लियर है, समझ में आ गया, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। आई होप आप लोग को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन समझ में आ गया होगा। ये सब इतना ही है, ठीक है, इतना ही आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। और यहां पे याद रखना कि हमेशा क्या फॉर्म होगा, H2O फॉर्म होगा। क्लियर है, समझ में आ गया। सो इसका स्क्रीनशॉट एक बार आप लोग अच्छे से ले लो, ले लिया, ठीक है, समझ में आ गया इतना। तो यहां पे हमारा जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वो खत्म होता है, ठीक है। इसके बाद कुछ टॉपिक्स बचे हैं, दैट इज एम्फोटेरिक, ये क्या होता है, ठीक है। उसके बाद रेस्पिरेटरी क्वेश्चन क्या होता है, वो सारी चीजें हम लोग एक छोटा सा लेक्चर बनाऊंगा मैं इसके बाद नेक्स्ट वाला, और उसमें हम लोग डिस्कस करके खत्म कर देंगे। क्लियर है, ये चैप्टर हम लोग खत्म कर देंगे। क्लियर है। सो आई होप आप लोग को यहां तक मजा आया होगा पढ़ने में, आप लोगों को बहुत सारी नई नई चीजें सीखने के लिए मिली होंगी। क्लियर है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दो, बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोग वीडियो को लाइक करोगे। और अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, ठीक है। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडीइंग।